हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। आज ये हमारा 11वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 10 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये 10 टेस्ट से संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ है, ये सारे के सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। आप लोग वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो आज 11वां टेस्ट है हमारा। आप लोगों को पता भी होगा कि 27 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। तो हमारे पास जो है 2 महीने 7 से 8 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आप लोग अब सीरियस हो जाइए, अच्छे से तैयारी करिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए ताकि अपनी कमियों को पता कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें कुछ बेहतर करने की हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज का, यह है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोड उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन द्वितीय? तो यह जो उपाधि वातापी कोड उपाधि धारण की गई थी, यह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतिदुर्ग, परमेश्वर वर्मन या फिर भद्र वर्मन? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वह था अपराजित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा का नाम क्या है? तो इस गुफा का नाम है एलोरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में ये स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। ऑप्शन ए है बिल्हड़, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है हेमचंद्र या ऑप्शन डी है जयदेव। तो उत्तर रामचरितम के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वह हैं भवभूति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? जयचंद द्वारा, मलिकों द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा या फिर खोखरों द्वारा? तो मोहम्मद गोरी जो है जब गजनी जा रहा था तो यह खोखरों द्वारा मार दिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या फिर दिल्ली में? तो मृत्यु के उपरांत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो इसे दफनाया गया था लाहौर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी, खिफाई, गुज या फिर करलुग? तो जो बलबन था इसका जन्म किस संप्रदाय में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था यह हुआ था इलवरी संप्रदाय में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह? दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो यह जो शासक था इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस रत्न सुल्तान ने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने, खुसरो शाह ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा पैगंबर के सेनापति की उपाधि जो है का उपयोग किया गया था? तो यह उपयोग किया गया था खुसरो शाह के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसाहत निम्न में से संबंधित था? भूमि, सिक्का, सेना या फिर न्याय? मसाहत क्या था? तो मसाहत जो था यहाँ पे भूमि था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? तो जो यहाँ पे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जिसे जाना जाता है वह जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। और यह किसने कहा था इनको? तो वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र
मामले में सरकारी गवाह बन गए थे? नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या फिर वीरेंद्र घोष। तो यहाँ पे जो सरकारी गवाह बन गए थे अलीपुर षड्यंत्र केस में, और अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नरेंद्र गोसाई जो है अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बने थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट या फिर लाहौर केस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा काकोरी कांड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, चापेकर बंधु, बाघा जतिन या फिर जोगेश चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो हत्या हुई थी यह की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देशपांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त या फिर कन्हई लाल दत्त। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड जो हुआ था उसमें शामिल थे खुदीराम बोस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी दी गई थी, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रतिपादन जो है यह किया गया था अरविंद घोष जी के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ट्रांस और बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है यह स्थित है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची का पठार, देवगढ़ पठार, पलामू उच्चभूमि या फिर हजारी पठार। कौन सा यहाँ पे पठार है जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा देवगढ़ पठार। देवगढ़ पठार जो है छोटा नागपुर का हिस्सा नहीं है। बाकी रांची पठार, पलामू उच्चभूमि और हजारीबाग पठार जो है यह छोटा नागपुर पठार के हिस्से हैं। देवगढ़ पठार इसका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन ऐसा है जो कि असत्य है? तो यहाँ ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि मंदाकिनी और अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, यह यहाँ पे असत्य है। बाकी तीनों कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? कोशी, महानंदा, सोन या फिर गंडक। तो पूर्व से सबसे जो बाद में नदी मिलती है वह कौन सी है? तो वह जो नदी है वह है महानंदा, जो कि पश्चिम बंगाल में आके गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, यहाँ की नदियां विसर्प नहीं बनाती, ऑप्शन डी है। यह वर्ष भर जल पर निर्भर करती रहती हैं तथा ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में असत्य दिया हुआ है? तो यह जो कथन है यह है ऑप्शन बी, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यह कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर से अधिक। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति में कितनी वर्षा की मात्रा पाई जाती है? तो यह जो वर्षा का परसेंटेज है यह पाया जाता है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, जहाँ की झाड़ीदार वनस्पतियाँ होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है कि मुंबई और
खोखर तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते। ऑप्शन ए है कर्क रेखा से अधिक नजदीक होने के कारण। ऑप्शन बी है समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण। ऑप्शन सी है समुद्री समकालीन जलवायु के कारण, या फिर ऑप्शन डी है उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुद्री समकालीन जलवायु के कारण मुंबई और कोंकण तट के निवासी जो हैं वह तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? नीचे ऑप्शन है, देखते हैं। खासी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, या फिर बादाम पहाड़ी। तो टोडा जनजाति का जो निवास स्थान है वो किस पहाड़ी में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। टोडा बेसिकली देखा जाए तो तमिलनाडु की जनजाति है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश। तो जौनसारी जो है यह जो जनजाति है यह उत्तराखंड की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? नागालैंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, या फिर असम। किसकी सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार, डंकन पास, तमिलनाडु व श्रीलंका ग्रैंड चैनल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है, यहाँ से आंसर देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पहला सुमेलित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, बाकी सुमात्रा व निकोबार के बीच में डक्कन पास नहीं है, और तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच ग्रैंड चैनल भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा एवं तीसरा सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, या फिर सिक्किम। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमाएं नेपाल से भी, भूटान और चीन से भी साझा होती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम जो है यह तीनों देशों से सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी जो है यह है गंगटोक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? ऑप्शन देखते हैं। जास्कर, धौलाधर, शिवालिक, काराकोरम। पीरपंजाल, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक, धौलाधर, पीरपंजाल, शिवालिक, काराकोरम, काराकोरम, पीरपंजाल, शिवालिक, जास्कर। अब यहाँ पे पूछा गया क्या है, तो उत्तर से दक्षिण के बीच, यहाँ पे दक्षिण की ओर सही क्रम देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पीरपंजाल, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है, ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन बी है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। ऑप्शन सी है यह एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित कथन जो है गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 7 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 10 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, या फिर 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा, या फिर 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया
15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? ऑप्शन ए है 215 के द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 216 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 127 या फिर अनुच्छेद डी 129 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 215 के द्वारा यह निर्धारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा पॉइंट है, संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, कूट से आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण, ऑप्शन सी है प्रषेध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया जाता है ये? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए है जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत होती है। ऑप्शन बी है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। ऑप्शन सी है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान, राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो संस्थान है वहाँ पर शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ, अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, दोनों गलत हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और पहला दूसरा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी? 19(1) घ, 19(1) अंगा, 19(1) छ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किसमें जो है संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था जो की गई थी पहले थी? तो इसका जो प्रावधान था उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, ब्रिटेन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 या फिर अनुच्छेद 74। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन सी है वह बहुमत दल का नेता होता है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कौन सा कथन यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य है प्रधानमंत्री के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? 1/10, 1/5 या फिर 4 या फिर 1/3। कितने सदस्यों का जो है हस्ताक्षर आवश्यक होता है? तो यहाँ पे सॉरी ये 4 नहीं है, ये 1/4 होगा। तो 1/4 सदस्यों का जो हस्ताक्षर है ये आवश्यक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान है? 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167 या फिर अनुच्छेद 169। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में है इस पद का प्रावधान? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का
प्रावधान है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12? तो संविधान के जो केंद्र राज्य संबंधों का विवरण है वह संविधान के भाग 11 में दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति? तो किसको ये अधिकार दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संसद को यह अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, आरबीआई या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय? तो इसका जो सिफारिश किया जाता है या वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? वित्त मामलों से, न्यायिक व्यवस्था सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर पंचायतों से? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का जो संबंध है यह संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।